हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड के यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो कि कोड सब्जेक्ट कोड है BAS 203। ये AKTU यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है और ये ईयर 2022-23 का क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर में हम पार्ट 1 पार्ट 2 सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें कि हम सेक्शन A कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं और सेक्शन B के स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन D पार्ट का सॉल्यूशन हम आज डिस्कस करेंगे। सेक्शन B के क्वेश्चन नंबर 2 का D पार्ट है ये। क्वेश्चन कहता है शो दैट द फंक्शन f z डिफाइंड बाय f z इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई टू द पावर 5 इंटू एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स टू द पावर 6 प्लस वाई टू द पावर 10 if z does not equal to 0 and f0 is equal to 0 is not analytic at origin even though it satisfies your equation कोची-रीमान इक्वेशन at origin। हमें शो करना है ये फंक्शन जो कि एफ जेड इज इक्वल टू दिस वैल्यू रखता है जेड डज नॉट इक्वल टू 0 पर और f0 इज इक्वल टू 0 गिवन है। ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है ओरिजिन पर, ये शो करना है और ये भी शो करना है कि इसमें कोची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड है। करते हैं इसका एक बार हम प्लान समझ लेते हैं। जब भी हमें किसी क्वेश्चन में फंक्शन को नॉट एनालिटिक दिखाना हो या नॉट डिफरेंशिएबल दिखाना हो तो उसके लिए हमें सिर्फ क्या करना होगा कि फंक्शन के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव जैसे 0 पर ही पूछेगा ज़्यादातर क्वेश्चन में, तो एफ डैश 0 फाइंड आउट करना है, जो कि फार्मूला होता है लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड माइनस f0 अपॉन z माइनस 0, यही वाला फार्मूला होता है। तो ये लिमिट फाइंड आउट करके देखनी है। अगर हमें दो पाथ के लोग 2 डिफरेंट पाथ के लोग लिमिट की वैल्यू डिफरेंट मिल जाती है, यानी कि लिमिट ये यूनिक नहीं आती, तो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी ये वाली, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव इसी लिमिट के इक्वल है तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते वो एनालिटिक भी नहीं होते। ठीक है, तो जब हम इस लिमिट को सॉल्व करेंगे तो हमें 2 रास्ते चूज़ करने हैं ऑलवेज। या एक y इक्वल टू mx हम चूज़ करेंगे और एक बार हम y इक्वल टू mx में अगर चूज़ करने पर आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ m आ गया तो हमें कोई दूसरा रास्ता भी दिखाना पड़ेगा। और अगर m की फॉर्म में आया y इक्वल टू mx से सॉल्व करने पर लिमिट का आंसर m की फॉर्म में आया, इट मीन्स m बदलेगा तो आंसर भी बदलेगा, इट मीन्स नॉट यूनिक है, तो वहीं पर हम कह देंगे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। और अगर m की फॉर्म में ना आकर कुछ नंबर आ गया 0 1 2 3 4 तो उस केस में हमें एक और रास्ता चूज़ करना होगा। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि दूसरे रास्ते को हम कैसे चूज़ करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें इसे नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन शो करना था, तो फंक्शन की डेरिवेटिव पहले फाइंड आउट करेंगे। एफ डैश 0 का फार्मूला हम जानते हैं, लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ जेड माइनस f0 अपॉन जेड माइनस 0। नहीं फार्मूला याद रहता है, ये ध्यान रखिए, लिमिट एट जेड टेंस टू 0 है, तो एक बार जेड टेंस टू 0 है तो एक बार इस पर वैल्यू माइनस इस पर वैल्यू अपॉन दोनों का डिफरेंस, ये फार्मूला है एफ डैश 0 का। अब इसमें एफ जेड की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी जो क्वेश्चन में दिया था, एक्स क्यूब इंटू वाई की पावर 5 इंटू एक्स प्लस आई वाई अपॉन दिस, ये वैल्यू हमने रिप्लेस कर। f0 क्वेश्चन में गिवन है कितना 0, वो रिप्लेस कर दिया। z किसके इक्वल होता है, z इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई के, वो वैल्यू हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दी। x प्लस आई वाई से x प्लस आई वाई कैंसिल, सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू बचती है एक्स क्यूब इंटू वाई टू द पावर 5 अपॉन एक्स टू द पावर 6 प्लस वाई टू द पावर 10। तो ये लिमिट हमारा आ गया, ये इक्वेशन 1 हमने बोल दिया। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि लिमिट अगर एग्जिस्ट ये नहीं करेगी, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसी लिमिट के इक्वल तो डेरिवेटिव है, और उसके लिए हमें 2 रास्तों के अलग आंसर अलग अलग लाकर दिखाना है। तो एक बार मैंने कहा हमेशा रास्ता y इक्वल टू mx पाथ के अलग निकालना है, दैट मीन्स इसमें जहाँ जहाँ y है उसे mx रख देना है, यानी कि ये जो इक्वेशन 1 से एफ डैश 0 की वैल्यू आई थी, इसमें जहाँ जहाँ y है उसे mx से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर रिप्लेस करेंगे एक्स क्यूब mx की पावर 5 होल पावर 5 एक्स टू पावर 6 प्लस y की प्लेस पर mx आएगा तो mx की पावर 10। उसके बाद हमें x टेंस टू 0 लिमिट रखकर देखना है, पर लिमिट रखने से पहले एक बार हमेशा चेक कर लेना होता है कि कहीं 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी तो नहीं बन रहा, पर यहाँ बन जाएगा। 0 रखेंगे तो 0 की पावर समथिंग इंटू 0, ये 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पर भी 0 की पावर 6 0 हो जाएगा, ये 0 की पावर 10 0, तो 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होता है, लिमिट को वैल्यू नहीं रखी जाती, पहले सॉल्व करके उस कारण को समाप्त करते हैं जिसकी वजह से 0/0 बन रहा है। तो x की पावर को ख़त्म करेंगे, तो ऊपर x की पावर ये इंटू करने पर कितना हो गया 8, और नीचे x की पावर 6 और 10 है, तो कॉमन कितना आ सकता है वो कॉमन ले लेंगे। तो दोनों में से x की पावर कम कौन सी वाली है 6, ये नीचे नीचे कॉमन आ जाएगा, और x की पावर 6 से कैंसिल, न्यूमरेटर में बचा एक्स स्क्वायर। अब हम x टेंस टू 0 रखेंगे तो वैल्यू आएगी, तो x 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा अपॉन 1
प्लस ये जीरो, तो 0/1 + 0 सॉल्व करके कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो आंसर आया है वो एक यूनिक वैल्यू आ रही है 0। पर अगर हमने y = mx के लोग निकाला, पर मैंने कहा ना नॉट डिफरेंशिएबल या नॉट एनालिटिक दिखाना होता है तो हमें कम से कम 2 आंसर लाने होंगे। तो y = mx से तो एक ही आंसर आ रहा है। अब दूसरा रास्ता कैसे चूज़ करना है उसकी ट्रिक आप लोगों को समझ लेनी है। ये जो आपने इक्वेशन 1 मानी है ना, इसमें दूसरा रास्ता आप यहीं से डिसाइड करेंगे। वो क्या कि भाई यहाँ पर देखो इस फंक्शन में x की सबसे ज़्यादा पावर अपॉन में कितनी दिख रही है 6। न्यूमरेटर में भी 6 हो जाए ऐसा कुछ इस y की जगह पर रखना है। तो यहाँ 6 है, इंटू करने पर x की पावर 6 चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए भाई, x की पावर 6 है और ये दोनों की इंटू करके 6 पावर बनानी है, तो y की पावर 5 की जगह क्या होना चाहिए x³, तभी तो 6 पावर बनेगी। तो यही रास्ता हम चूज़ करेंगे y⁵ = x³। तो सेकेंड लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हमें पाथ लिया y⁵ = x³। इसके अलोंग जब इक्वेशन 1 से हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन 1 में हमारे जो वैल्यू थी उसमें हम y⁵ की जगह पर x³ रख दिया। नीचे y⁵ 10 था तो y⁵ 10 को हमने y⁵ का स्क्वायर लिख लिया और y⁵ की प्लेस पर x³ आ गया तो x³ का स्क्वायर बन गया। सिंप्लीफाई किया तो ये x³ अपॉन 2x6 आ जाएगा, कैंसिल, सॉल्व करके 1/2। अब हम देख सकते हैं कि दो डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, एक 0 और एक 1/2। और डेरिवेटिव एग्जिस्ट तभी करता है जब वो यूनिक आए, और यहाँ पर नॉट यूनिक है। वी हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ f'0, अलग अलग वैल्यू आ रही है इक्वेशन 2 और 3 से, इसलिए फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि f'0 डज नॉट एग्जिस्ट। इट मीन्स फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा कहाँ पर, z = 0 यानी कि ओरिजिन पर। और जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते वो एनालिटिक भी नहीं होते। इट मीन्स फंक्शन f' इज़ नॉट एनालिटिक। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर। हाँ स्टूडेंट, अभी इस क्वेश्चन में एक पार्ट और बच रहा है जिसमें कि हमें ये शो करना है फंक्शन के लिए CR इक्वेशन सेटिस्फाइड है एट ओरिजिन पर। तो CR इक्वेशन क्या होती है पहले तो पता होनी चाहिए। कोची-रीमान इक्वेशन होती है। क्या होती है कि भैया CR इक्वेशन 2 मार्क्स में यूनिवर्सिटी एग्जाम में कभी कभी लिखने को भी आ जाती है, आपको याद होनी चाहिए। तो कैसे लिखते हैं, दो इक्वेशंस होती हैं CR इक्वेशन में, दोनों में u एक तरफ u एक तरफ v, एक तरफ u एक तरफ v। बस पहली इक्वेशन में यहाँ डेरिवेटिव इस साइड x के रेस्पेक्ट में, इस बार इस साइड y के रेस्पेक्ट। दूसरी में ये पलट जाएगा, इधर y के रेस्पेक्ट में और इधर x के रेस्पेक्ट में, बस यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये कोची-रीमान इक्वेशन होती है। सेकंड वाले में माइनस आ जाए तो कोची-रीमान इक्वेशन ये ओरिजिन पर सेटिस्फाई हो रही है, हमें शो करना है। यानी कि ये डेरिवेटिव इसके इक्वल आना चाहिए, ये डेरिवेटिव इसके, यानी कि 4 डेरिवेटिव निकालेंगे तभी तो चेक कर पाएंगे। तो चारों डेरिवेटिव निकालें, यानी कि u का x और y दोनों के रेस्पेक्ट में निकालना, v का भी x और y दोनों के रेस्पेक्ट। और ध्यान रहे कि डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें पहले u और v चाहिए होंगे। तो फंक्शन क्या दिया था, f(z) = x³ y⁵ इंटू x + iy अपॉन x⁶ + y⁵ 10 दिया था। अब इससे u और v निकालना है और हम जानते हैं f(z) किसके इक्वल होता है, u + iv के। तो u और v निकालना है तो इसका मतलब हमें इसको इस फॉर्म में लाना होगा, तब कंपेयर करके u और v की वैल्यू लानी है। इस फॉर्म में लाने का मतलब ऐसा पार्ट जिसमें विदाउट i हो वो टर्म अलग करना है और i वाला टर्म कॉमन लेकर अलग होना। तो इसलिए हमने इसे अंदर इंटू किया पहले x³ 5 से, तो ये अंदर जाकर कितना हो गया x⁴ y⁵ y के साथ इंटू होगा तो x³ इंटू y⁶ अपॉन दिस। इसको दोनों के अलग अलग डिवाइड में लिख लिया, ये टर्म। अब इसे कंपेयर किया u + iv से, तो रियल पार्ट जो है वो u की वैल्यू हो जाएगी, जिसमें आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट यानी कि u की वैल्यू हो गई, ये u की वैल्यू हो गई। और ये इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के इंटू में है और इधर आयोटा के इंटू में वो v है, तो ये v की वैल्यू हो गई। दोनों ही x और y के फंक्शन आए हैं तो ये x और y की फॉर्म में हमारे u(x, y) मिल गया और v(x, y) मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमें del u/del x और del u/del y चाहिए, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव्स एट x एंड y हमें फाइंड आउट करना है। तो x और y पर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए तो del u/del x जैसे हमें फाइंड आउट करना है तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए भाई। del u/del x पार्शियल डेरिवेटिव जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाला जाता है तो सिंपली डिफरेंशिएट करके नहीं निकाला जाता। ये एट पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालने के लिए जिस पर डेफिनेशन चेंज रही हो, हमारे फंक्शन की डेफिनेशन दो जगह चेंज हो रही थी। एक z डज नॉट इक्वल टू 0 पर कुछ और वैल्यू थी और z इक्वल टू 0 यानी कि f0 वो 0 थी। तो अलग अलग वैल्यू आ रही है 0 के नियर अबाउट, 0 पर कुछ और है, उसके आसपास के पॉइंटों पर कुछ और। तो ऐसे केस में हमें फंक्शन का ऐसे पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालना हो जिस पर डेफिनेशन चेंज हो रही है जिसके नियर अबाउट, तो हमें फिर डेरिवेटिव डेफिनेशन से निकालना होता है, डिफ्रेंशिएट करके नहीं। ऐसा नहीं आपको del u/del x की वैल्यू का डेरिवेटिव करके निकालना है, नहीं। तो यहाँ पर
फार्मूला क्या है डेल यू अपॉन डेल एक्स का, ये फार्मूला आपको याद रखना है। डेल यू अपॉन डेल एक्स का फार्मूला होता है कि अगर हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, यू जिसके रेस्पेक्ट में एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो एक्स कोऑर्डिनेट में एच प्लस कर देना है, तो यू जीरो प्लस एच कॉमा जीरो, वाई कोऑर्डिनेट एज इट रखना है, माइनस एज इट इज़ इस पॉइंट पर वैल्यू अपॉन कितना प्लस किया था एच। तो ये फार्मूला हमें लगाना है। अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो एक्स में एच प्लस करना है, और वाई के रेस्पेक्ट में होगा तो वाई में प्लस करके जो आएगा पहले उस पर वैल्यू निकालनी है, माइनस ओरिजिनल पॉइंट जीरो जीरो पर वैल्यू अपॉन एच। तो यहाँ पर हमने ये फार्मूला लगाया। उसके बाद यहाँ u जीरो प्लस एच जो है वो सॉल्व करके हमारा h हो जाएगा, तो u h जीरो माइनस यू जीरो जीरो अपॉन एच। इसको सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं कि पहले हमें यू एच जीरो की वैल्यू फाइंड करनी होगी। यू एच जीरो फाइंड आउट करने के लिए u हमारे पास ये वैल्यू है, इसमें बस x को किससे रिप्लेस कर देंगे h से, और y को जीरो से, तभी तो यू एच जीरो बनेगा, h जीरो बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, x को हमें h से रिप्लेस करना होगा और y को जीरो से। तो x को h से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, h की पावर 4, और y को जीरो से तो ये जीरो की पावर 5, तो h की पावर 4 इंटू जीरो की पावर 5 अपॉन h टू द पावर 6 प्लस 0 टू द पावर 10। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पर यू एच जीरो की आ जाती है, ये हमने इसकी प्लेस पर रिप्लेस कर दी। माइनस यू जीरो जीरो निकालना है, पर जीरो जीरो यानी कि z बराबर जीरो पर तो फंक्शन क्या दिया था हमारा, एफ जीरो बराबर कितना दिया था, जीरो। इसका मतलब z बराबर जीरो पर फंक्शन की टोटल वैल्यू ही जीरो है। इसका मतलब इसका रियल पार्ट u भी जीरो है और v भी जीरो है, तो जीरो जीरो पर तो दोनों ही जीरो है, तो u जीरो जीरो यानी कि कितना हो जाएगा, जीरो। हर क्वेश्चन में u जीरो 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 ही होगा, जीरो जीरो पर वैल्यू जीरो ही होगी अपॉन h। अब h टेंस टू जीरो रख देते हैं, उससे पहले इसे सॉल्व करेंगे तो जीरो इंटू समथिंग ये तो टोटली जीरो हो जाएगा, माइनस जीरो ये था ही, जीरो माइनस जीरो अपॉन एच, और जीरो माइनस जीरो जीरो आएगा, और जीरो अपॉन समथिंग क्या होता है, जीरो, तो ये वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी, और एच टेंस टू जीरो पर ये जीरो, यानी कि डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितनी आ चुकी है, जीरो। अब हम डेल यू अपॉन डेल वाई सोल्व करेंगे, तो u का डेरिवेटिव इस बार y के रेस्पेक्ट में करेंगे। जब हम u का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में इस बार कर रहे हैं तो फार्मूला अभी बताया था कि जब जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना हो उसमें h ऐड करना है, तो यहाँ y के रेस्पेक्ट में ऐड कर रहे हैं जीरो जीरो पर, तो y कोऑर्डिनेट में ऐड करेंगे, तो y ये जो पॉइंट है u जीरो कॉमा y कोऑर्डिनेट कितना है जीरो, इसमें प्लस करेंगे, h भी लिख सकते हैं, मैंने k लिखा है, फार्मूला तो जीरो प्लस k माइनस यू ओरिजिनल पॉइंट जीरो जीरो पर वैल्यू अपॉन के, ये फार्मूला हम लगा देंगे। अब इसके लिए हमें यू जीरो के चाहिए, जीरो कॉमा ये के बन जाएगा ना, यू जीरो के कॉमा के, यानी कि एक्स की जगह पर जीरो और वाई की जगह पर के रखना होगा फंक्शन में, तब ये वैल्यू मिलेगी। तो हमारा फंक्शन क्या था, हमारा यू फंक्शन ये था, तो इसमें एक्स की जगह पर ज़ीरो रखना है और वाई की जगह पर के रखना है, तो क्या बनेगा भाई, एक्स की जगह पर जीरो रखा तो जीरो की पावर 4 बनेगा, और y की जगह पर k रखा तो k की पावर 5, तो जीरो की पावर 4 इंटू के की पावर 5, और यहाँ जीरो रखेंगे x की जगह पर तो जीरो की पावर 6 इंटू के की पावर 10, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो क्या बनता है, जीरो की पावर 4 इंटू के की पावर 5 अपॉन जीरो की पावर 6 प्लस के की पावर 10, माइनस यू जीरो जीरो अभी बताया था जीरो ही होगा, और ये सॉल्व करके जीरो इंटू समथिंग तो जीरो ही बनेगा, और ये माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो अपॉन के बनेगा ये, और जीरो अपॉन के, जीरो अपॉन समथिंग क्या होगा, जीरो, तो ये टोटल वैल्यू हमारी जीरो बन जाएगी। इस तरीके से डेल यू अपॉन डेल वाई भी हमारा जीरो आ गया। नाउ अब हम डेल वी अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। डेल वी अपॉन डेल एक्स जैसे ही हम फाइंड आउट करेंगे तो डेल वी अपॉन डेल एक्स इसी तरीके से, डेरिवेटिव इस बार किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पर एट जीरो जीरो पर, तो जीरो जीरो पर एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स कोऑर्डिनेट में प्लस करेंगे, यानी कि वी जीरो प्लस एच कॉमा जीरो, वाई कोऑर्डिनेट एज इट इज रखना, माइनस वी ओरिजिनल जीरो जीरो पर वैल्यू अपॉन कितना प्लस करा था एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट लिखना ना भूले भाई। अब यहाँ पर ये सॉल्व करने के लिए हमें इसकी वैल्यू चाहिए, यानी कि वी एच जीरो की, यानी कि वी एच जीरो तब मिलेगा जब एक्स की जगह पर क्या है एच और वाई की जगह पर क्या है जीरो। तो हम v की वैल्यू में, v हमने पहले ही निकाला हुआ था, ये रहा, x की जगह पर h रखना होगा और y की जगह पर जीरो, तो x की जगह पर h और y की जगह पर जीरो रखेंगे तो क्या आएगा भाई, x की जगह पर h रखेंगे एच क्यूब, y की जगह पर जीरो रखेंगे तो जीरो की पावर 6, एच क्यूब इंटू जीरो की पावर 6, और यहाँ आएगा h की पावर 6 प्लस जीरो की पावर 10। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दी, तो हमारा बनता है एच क्यूब
इंटू 0⁻6 अपॉन एच क्यूब प्लस 0⁻10 माइनस v00 अभी बताया था, क्योंकि फंक्शन की 0 पर वैल्यू ही 0 है तो इसका रियल पार्ट u और v दोनों ही 0 होगा ओरिजिन पर, तो ये 0 v00 हो गया। इसको 0 इंटू समथिंग करेंगे टोटली 0 हो जाएगा, 0 मान लीजिए ये भी 0 आ गया। और बिल्कुल सेम आप डेल वी अपॉन डेल वाई जैसे ही सोल्व करेंगे, तो इस बार y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है एट ओरिजिन पर, तो y कोऑर्डिनेट में प्लस करना है, v 0 ना लिखकर इस बार v 0,0 प्लस के y कोऑर्डिनेट में प्लस करेंगे के माइनस v ओरिजिनल 0 पर वैल्यू अपॉन कितने प्लस किया था के टेंस टू 0, लिमिट लिखना ना भूले, फिर से बोल रहा हूँ। अब v 0 के निकालना है तो वहाँ पर क्वेश्चन v की वैल्यू में x की जगह 0 रख देंगे और y की जगह के सॉल्व करके हमारा ये वैल्यू आ जाएगी। और ये भी 0 इंटू समथिंग 0 बन रहा है, v00 भी 0 है तो ये सॉल्व करके 0 आ गया। और यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो चारों वैल्यू आई हैं चारों ही 0 आ गई हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स भी 0 हो गया, डेल यू अपॉन डेल वाई भी 0 हो गया, डेल वी अपॉन डेल एक्स भी 0 हो गया और डेल वी अपॉन डेल वाई भी 0। जब चारों ही वैल्यू 0 हैं तो कोची रीमान इक्वेशन के लिए तो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई के इक्वल होना चाहिए, तो भाई है दिख ही रहा है भाई दोनों 0 है तो सेटिस्फाई हो रहा है। और डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के इक्वल, भाई डेल वी अपॉन डेल एक्स 0 है तो माइनस से इंटू करेंगे तो वो भी तो 0 हो जाएगा, और डेल वी अपॉन डेल वाई भी 0 हमारा आया था। इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन हमारी डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई आ रहा है, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आ रहा है। इसका मतलब कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड है। यही हमें क्वेश्चन में शो करना था कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है पर कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए अब इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 का सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका ई पार्ट सॉल्व करते हैं, लास्ट पार्ट। क्वेश्चन कहता है यूजिंग कोची इंटीग्रल फार्मूला इवेल्युएट दिस इंटीग्रल साइन 2z अपॉन z प्लस 3 इंटू z प्लस 1 का होल स्क्वायर वेयर c इज द रेक्टेंगल विद वर्टिसेस 3 प्लस माइनस आई कॉमा -2 प्लस माइनस आई। तो हमें कोची इंटीग्रल फार्मूले का यूज़ करते हुए इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। और कर्व सी जो है वो रेक्टेंगल दिया है जिसके वर्टिसेस यानी कि सिरों के निर्देशांक ये हैं। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। कोची इंटीग्रल फार्मूला का ये क्वेश्चन है, तो पहले कोची इंटीग्रल फार्मूले के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कोची इंटीग्रल फार्मूला ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन एक क्लोज्ड कर्व है, ये कोई क्लोज्ड कर्व है और इस क्लोज कर्व के अंदर किसी फंक्शन के लिए जो इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है उस इंटीग्रल की सबसे पहले कोची इंटीग्रल फार्मूला लगाने से पहले हर क्वेश्चन में सबसे पहले जो इंटीग्रल है उस इंटीग्रल के लिए कर्व क्लोज्ड होना चाहिए, जिसके अलोंग इंटीग्रल तो क्लोज कर्व होना चाहिए। दूसरा, उस इंटीग्रल के लिए सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, स्टेप 1 में उसकी सिंगुलैरिटी या पोल निकालना है। पोल निकालना है, कैसे निकालना है पोल निकालना है डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखकर, और यहाँ से सोल्व करके जो z आएगा, यहाँ पर a आ रहा है, वो इसका पोल कहलाता है। अब अगर z इक्वल टू a जो ये पोल आया है उसमें z माइनस ए फैक्टर की वजह से बना है। अगर इस फैक्टर की पावर 1 है तो उस केस में कोची इंटीग्रल फार्मूला लगेगा, और अगर 1 से ज़्यादा है, मोर देन 1 है, तो कोची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव लगेगा। तो पहला स्टेप तो आपको पोल निकालना है और ऑर्डर चेक कर लेना है, यानी कि इस फैक्टर की पावर। तो यहाँ पर ऑर्डर 1 का अगर है तो आपका कोची इंटीग्रल फार्मूला लगेगा। ऑर्डर 1 के पोल को सिंपल पोल बोलते हैं, सिंपल पोल। अगर सिंपल पोल है तो आपको कोची इंटीग्रल फार्मूला लगाना है। ये क्या कहता है कि सबसे पहला काम पोल निकालना, दूसरा काम स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि आपको चेक करना है कि ये जो पोल है वो एक ही पोल लाई करना चाहिए कर्व के अंदर। अगर सिंगल यही पोल लाई कर रहा है सर्कल के अंदर या क्लोज कर्व के अंदर, तो आपको क्या करना है, इस z माइनस ए फैक्टर को छोड़कर z माइनस ए फैक्टर को नीचे छोड़ देंगे, बाकी ऊपर चढ़ा देंगे। अगर z इक्वल टू ए अंदर लाई कर रहा है तो z माइनस ए को नीचे फैक्टर को छोड़ेंगे, ऊपर चढ़ा देंगे बाकी फंक्शन को। और z माइनस ए लाई कर रहा है अंदर, यहाँ ए की जगह माइनस ए होता है तो z प्लस ए फैक्टर को नीचे छोड़ते हैं, अपोजिट साइन का फैक्टर नीचे छोड़ना है, बाकी सब ऊपर चढ़ा देना। और ऊपर जो ये फंक्शन आएगा बस उसी में ही जो z अंदर लाई कर रहा है वो फंक्शन की वैल्यू रख देनी है, और इंटू 2πi कर देंगे तो इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये क्वेश्चन अगर हमारे पास होता कि यहाँ पर ये है z अपॉन z माइनस 1 dz, ये इंटीग्रल निकालना, और सर्कल हमारे पास ये है मोड z इक्वल टू 2। तो ये मोड z इक्वल टू 2 मतलब ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है रेडियस 2, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन स्टैंडर्ड ये होती है मोड z माइनस z नोट इज इक्वल टू r। z नोट यहाँ पर सेंटर होता है। तो अगर ये सर्कल है जिसका सेंटर z नोट की जगह पर 0 है तो यानी कि ओरिजिन सेंटर हो गया। रेडियस 2 हो गई तो रेडियस 2 हो गई, r यहाँ रेडियस है
तो 2 रेडियस का, और मेरा पोल यहाँ पर डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखकर निकलेगा कितना, z बराबर z-1 को 0 रखेंगे पोल के लिए तो z1 आ जाएगा, और ये पोल इसके अंदर लाई करेगा, क्योंकि 1 जो पॉइंट है उसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना है तो पहले a+ib की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी कि 1 + 0i। तो इससे कोऑर्डिनेट जो बनते हैं वो रियल पार्ट x कोऑर्डिनेट बनता है, और i के इंटू में जो इमेजिनरी पार्ट है y कोऑर्डिनेट। तो 1,0 इसके पोल के कोऑर्डिनेट हो गए, और ये पोल 1,0 x एक्सिस पर होगा, रेडियस 2 है तो यानी कि इसके अंदर आएगा। तो ये पॉइंट z=1 या 1,0 ये पॉइंट अंदर लाई कर रहा है और एक ही पोल है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, कोच इंटीग्रल फार्मूला लगाना होगा। वो क्या कहता है, ये जो फैक्टर है इसको नीचे छोड़कर बाकी जो पार्ट ऊपर दिख रहा है उस पार्ट को लिखना है, उसमें z की वैल्यू वो रख देनी है जो अंदर लाई कर रहा है पोल। कौन सा लाई कर रहा था पोल, हमने देखा था 1 इंटू 2πi कर देंगे, इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा, यानी कि आंसर होगा 2πi इंटू 1, इसका आंसर समझ आ गया। और अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर फैक्टर की पावर 1 से ज़्यादा है तो आपको क्या करना है कि इसमें इस फैक्टर की पावर 1 से ज़्यादा है, तो जो भी ये फैक्टर है जिसकी वजह से ये पोल आएगा, क्योंकि इसे 0 रखेंगे तो z बराबर ही आएगा, पर किस फैक्टर की वजह से आएगा, z-a की पावर n+1। तो इस फैक्टर को छोड़कर z-a z=a लाई कर रहा है तो z-a फैक्टर को नीचे छोड़ देना है, बाकी पार्ट जो ऊपर बचा इसको पावर 1 से ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है, 1 से कितना ज़्यादा है, n ज़्यादा है, तो यानी कि पावर से 1 कम टाइम डेरिवेटिव कर देना है ऊपर वाले का। उसके बाद z की जगह a रखना है इंटू 2πi अपॉन n फैक्टोरियल, n मतलब पावर से 1 कम टाइम फैक्टोरियल। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में कहता है यूजिंग कोची इंटीग्रल फार्मूला इवेल्युएट दिस इंटीग्रल, जहाँ पर ये c जो है वो रेक्टेंगल दिया है जिसकी वर्टेक्स ये है। तो सबसे पहला काम हमें 3 बातों पर फोकस करना होता है, एक पोल, एक कर्व, और एक हमें उसके बाद देखना होता है कौन सा अंदर लाई कर रहा है, तो फिर उसके बाद कोची इंटीग्रल फार्मूला लगाते हैं। तो क्वेश्चन में 3 बातों पर डिपेंड करता है। पहले पोल निकालते हैं, पोल कैसे निकलेगा, ये जो इंटीग्रल के अंदर फंक्शन है इसे हमने f मान लिया, उसके बाद इसका पोल निकालने के लिए डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रख दिया। डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये था z+3 इंटू z+1 का होल स्क्वायर, 0 के इक्वल रखेंगे, इस फैक्टर को अलग 0 रखेंगे तो z=-3 आएगा, इसका होल स्क्वायर है तो इसे z+1 इंटू z+1 लिख सकते हैं, और अलग अलग इस फैक्टर को भी 0 रखेंगे तो इससे भी -1 आएगा z=, और इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो -1 आएगा उधर जाकर, तो z=-1 2 बार आ रहा है, -3 1 बार, इट मीन्स -1 2 बार आ रहा है तो ये पोल हुआ डबल ऑर्डर का, और z=-3 एक ही बार आ रहा है तो ये पोल हुआ ऑर्डर 1 का, और ऑर्डर 1 के पोल को ही क्या कहते हैं, सिंपल पोल। तो आप समझ गए होंगे अभी जो बताया, सिंपल पोल है तो इसमें कोची इंटीग्रल फार्मूला लगेगा, कोची इंटीग्रल फार्मूला लगेगा, और इसमें ये डबल पोल है तो इसमें क्या लगेगा, कोची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव लगेगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले तो जो हमें वर्टिसेस दिए थे रेक्टेंगल के, एक 3 ± i और -2 ± i दिया था, तो 3 + i को हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे, अभी बताया था, रियल पार्ट x कोऑर्डिनेट होगा और i के इंटू में जो y कोऑर्डिनेट, तो 3,1 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। 3 - i के कोऑर्डिनेट होंगे 3, -1, -2 + i के होंगे -2,1, और -2 - i के होंगे -2, -1। इन चारों पॉइंटों को हमने ड्रॉ कर लिया, इनको फिर ज्वाइन करके रेक्टेंगल बना लिया। क्वेश्चन क्या कहता है, इनकी बाउंड्री को कर्व सी बोल रहा है, तो हम देख सकते हैं कर्व क्लोज्ड है। तो कोची इंटीग्रल के क्वेश्चन के लिए हमने बताया 3 बातों पर डिपेंड करता है, फंक्शन के डिनोमिनेटर को 0 रख के जो पोल आया पहला, दूसरा कर्व क्लोज होना चाहिए, तीसरा पोल उसके अंदर कौन सा लाई कर रहा है। तो हमारे पोल आए थे 2, -1 और -3। तो अगर हम देखें तो -1 के कोऑर्डिनेट बनेंगे -1, 0, इसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखें -1 को, तो -1 + i 0i लिख सकते हैं, और कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे फिर इसके, रियल पार्ट x कोऑर्डिनेट यानी कि -1, और i के इंटू में जो y कोऑर्डिनेट यानी कि इसके -1, 0 और इसके बने -3, 0। अब अगर हम देखें तो -3, 0 जो पॉइंट है वो, क्योंकि ये वर्टिसेस -2, 1, -2, -1 है, और -3 तो इसके इधर आएगा, यानी कि ये वाला पोल इसके बाहर चला गया, इसमें सिर्फ ये वाला पोल लाई करेगा, कौन सा, -1 वाला। तो यानी कि ये कौन सा पोल है, -1 वाला अंदर लाई कर रहा है, पर -1 पोल कितने ऑर्डर का था, ये ऑर्डर 2 का था, तो इसका मतलब इसमें क्या लगेगा, कोची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव लगेगा। बात क्लियर, क्यों, क्योंकि ये कितने ऑर्डर का पोल है, ऑर्डर 2 का। ऑर्डर कैसे डिसाइड हुआ भाई, इस फैक्टर जो ये फैक्टर बना z=-1, इसकी वजह से बना ना, इसे 0 रखने पर, तो इससे, और इस फैक्टर की पावर कितनी है, 2, तो इसलिए सेकंड ऑर्डर का पोल है। तो कोची इंटीग्रल फार्मूला फॉर
डेरिवेटिव इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो कोची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव क्या कहता है? कोची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव कहता है कि जैसे ये इंटीग्रल सॉल्व करना है तो अभी डिस्कस किया था कि जो ये पोल है z इक्वल टू -1 किस फैक्टर की वजह से हुआ? जब भाई z इक्वल टू -1 है तो z+1 फैक्टर को देखना है। -1 है तो +1 फैक्टर को, और +1 है तो माइनस। तो z इक्वल टू -1 है तो z+1 फैक्टर जो ये हमारा है इसको हमें नीचे छोड़ देना है पूरे को, जितनी पावर है उसके साथ, बाकी सब ऊपर चढ़ा दिया। और उसके बाद ये जो ऊपर चढ़ा है ना, यही है वो अच्छे बच्चे हैं क्लास के जो हमें क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। क्लास में दो तरह के बच्चे होते हैं ना, अच्छे और बुरे। बुरे वाले बच्चों को हमें नीचे छोड़ देना है, यानी कि जो सिंगुलैरिटी बन रही है या पोल बन रहे हैं। सिंगुलैरिटी या पोल का मतलब डिस्टर्बेंस होता है, जो फंक्शन को एनालिटिक होने से रोकता है। तो ये डिस्टर्बेंस करने वाले बच्चे हैं, इसलिए इन्हें नीचे रोक देना है, बाकी को ऊपर ले जाना। और आंसर यही ऊपर वाले बच्चे बताएंगे, कॉलर उठाकर जो हम ऊपर ले गए। इनको ऊपर ले जाने पर अभी फार्मूला डिस्कस किया था कि ये जो ऊपर वाले फंक्शन है इसको जितनी पावर है, कितनी पावर है यहाँ पर 2, उससे एक कम टाइम डेरिवेटिव करना है, यानी कि 2 पावर है तो एक बार डेरिवेटिव करना है। उसके बाद z की जगह पर जो पोल अंदर लाई कर रहा था -1 वो रखेंगे, इंटू 2πi अपॉन जितनी पावर है उससे एक कम फैक्टोरियल। पावर 2 है तो एक कम फैक्टोरियल, यानी कि 2 - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको हमने डिफरेंशिएट किया u/v कोशेंट रूल फार्मूले से। पहले डिनोमिनेटर एज इट इज z+3, इसका डेरिवेटिव sin 2z का क्या हो जाएगा cos 2z, और फिर 2z का इंटू 2 माइनस, फिर इस बार ये एज इट इज sin 2z और z+3 का डेरिवेटिव इंटू में कितना आएगा 1 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब इसमें z इक्वल टू -1 रख दिया, जहाँ जहाँ z इक्वल टू है वो z की जगह पे -1 रख दिया। सिंप्लीफाई करके ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सेक्शन बी का पूरा पार्ट, हर एक पार्ट खत्म हो चुका है। अब हम सेक्शन सी पर चलते हैं। तो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट क्या कहता है? सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। इसको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से सॉल्व करना है। d²y/dx² + y = cosec x, ये हमारा क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड के क्वेश्चन को किया कैसे जाता है। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, उसका CF निकालना है। क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसका CF निकालना है, और राइट हैंड साइड में जो टर्म है उसे, राइट हैंड साइड जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो r की वैल्यू हमें कंपेयर करके निकाल लेनी है। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, जो CF आएगा उसको C1u + C2v से कंपेयर कर लेना है, जिससे कि हमें C1 के इंटू से u की वैल्यू मिल जाएगी और C2 के कोफिशिएंट से हमें v की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद तीसरे स्टेप में हमें सॉल्यूशन लेट कर लेना है। CF अगर C1u + C2v बना था तो सॉल्यूशन कंसिडर करना है y = C1u + AU + BV। C1 और C2 को A और B से रिप्लेस कर देना है, जहाँ A और B पैरामीटर्स होंगे फंक्शंस ऑफ x। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमें W सॉल्व करना है। W क्या होता है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, जिसमें कि फर्स्ट रो में UV आएगा, सेकंड में उनके डेरिवेटिव U डैश V डैश। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेना। फिफ्थ स्टेप में आपको ये A फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाना है। क्या होता है A? -इंटीग्रेशन RV/W dx + C1। B क्या होता है? इंटीग्रेशन RU/W dx + C2। ये दोनों इंटीग्रेशन सॉल्व करके A और B की वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे ही A और B की वैल्यू आएगी यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, स्टेप 6 से तुम्हें आंसर मिल जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला काम CF निकालना है और राइट हैंड साइड को R कंसिडर कर लेना है। दूसरा काम हमें CF जो भी आएगा उसे C1u + C2v से कंपेयर करके C1 के कोफिशिएंट से U फाइंड करना है, C2 के कोफिशिएंट से V। देन फिर हमें सॉल्यूशन लेट कर लेना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, y = AU + BV। A और B बस CF जो आया था उसमें C1 C2 को A और B से रिप्लेस करना। यहाँ A और B पैरामीटर्स होंगे। नेक्स्ट स्टेप 4 के में हमें क्या करना है? W सॉल्व करना है। W क्या होगा? डिटरमिनेंट की वैल्यू, जिसमें फर्स्ट रो में UV आएगा, सेकंड में इनके डेरिवेटिव U डैश और V डैश। नेक्स्ट फिर A के लिए ये फार्मूला है -RV/W का इंटीग्रेशन प्लस C1। B में इंटीग्रेशन RU/W का इंटीग्रेशन प्लस C2। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रहे A के फार्मूले में माइनस है, ये गड़बड़ ना करें, और B के फार्मूले में प्लस है। और A जो U के इंटू में बैठा हुआ है, A की वैल्यू में इंटू में R के साथ U नहीं है, V है, और B के इंटू में यहाँ V था, पर B के इंटीग्रेशन जो वैल्यू है उसमें U है, उल्टा है। और A और B निकालने के बाद फिर यहाँ रख देना, बस इतना सा काम करना। अब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो वैल्यू अगर हम देखें तो R = हमारा यहाँ होंगे जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है cosec x। उसके बाद ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टेप 1 हमने डिस्कस किया था, इसमें CF निकालना होगा।
और चूंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव के साथ यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ y डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ भी 1 है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसके डेरिवेटिव के साथ अगर कांस्टेंट होता है तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट कहलाती है। तो ये दोनों ही कांस्टेंट है, मीन्स कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट कोफिशिएंट का CF निकालने के लिए पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ती है उसे डी नोटेशन में बदलकर, तो इसलिए हमें कैपिटल डी में इसे रिप्लेस कर दिया d/dx की। तो इसकी जगह पर कैपिटल डी रखेंगे तो क्या आएगा भाई, ये डी आ जाएगा कैपिटल, तो डी स्क्वायर बनेगा इंटू वाई प्लस वाई इज इक्वल टू कोसेक एक्स। यहाँ से वाई कॉमन लिया तो डी स्क्वायर प्लस 1y इज इक्वल टू कोसेक एक्स, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में कोसेक एक्स है तो ये हमारी आर की वैल्यू होगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है, CF निकालने के लिए बताया था। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकलती है, डी को m से रिप्लेस करेंगे और y को 1 से रिप्लेस करेंगे और राइट हैंड साइड को किससे रिप्लेस करेंगे, 0 से, तो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी। तो डी को m से रिप्लेस किया, m² + 1, y को 1 से और राइट हैंड साइड को 0 से, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। यहाँ से m की वैल्यू हम निकालेंगे तो m² + 1 0 है, तो m² इक्वल कितना बन जाएगा, +1 उधर जाके कितना हो जाएगा, -1। m की वैल्यू निकालेंगे तो √(-1) आएगा, प्लस माइनस √-1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के, तो m की वैल्यू हमारी बन गई ± आयोटा। क्योंकि आयोटा आ रहा है तो में से ये कॉम्प्लेक्स रूट है। कॉम्प्लेक्स रूट के लिए हमने पढ़ा है कि जो भी कॉम्प्लेक्स रूट है पहले उसे अल्फा प्लस आई बीटा से कंपेयर किया जाता है। तो ±i को हम क्या लिख सकते हैं, 0 ± i से इससे कंपेयर किया तो अल्फ़ा की जगह पर 0 दिख रहा है, बीटा की जगह पर जो i के इंटू में कितना है 1, तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमें मिल गई। और कॉम्प्लेक्स रूट हैं और डिफरेंट रूट है तो CF का फार्मूला क्या होता है ये हमने पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में। क्या फार्मूला था, CF = e⁴ C1 cos βx + C2 sin βx, ये फार्मूला। अल्फ़ा हमारा 0 था वो रिप्लेस कर दिया, बीटा 1 था, तो CF हमारा ये आ गया, ये हमारा CF, दिस इज वाई CF। उसके बाद नेक्स्ट फिर स्टेप 2 में मैंने क्या बताया था कि जैसे ही CF निकल आए उसको कंपेयर करना है C1u + C2v से। कंपेयर करेंगे तो C1 के इंटू में जो है वो u की वैल्यू हो गई cos x, C2 के इंटू में जो है वो v की वैल्यू हो गई sin x। तो u और v हमें फाइंड आउट हो गए। नेक्स्ट फिर मैंने बताया था सॉल्यूशन लेट कर लेना होता है, y = au + bv। तो u हमारा cos x था, v हमारा sin x था, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई 2। 1 हमारा जो क्वेश्चन में दी थी वो इक्वेशन है। फिर इसके बाद अगर ये सॉल्यूशन है तो इसमें हमें a और b की वैल्यू चाहिए होगी जिसके लिए फार्मूला होता है, पर उससे पहले हमें w चाहिए, बताया था मैंने। w का क्या फार्मूला है, डिटर्मिनेंट uv/u'। u कितना है, cos x था, v कितना था, sin x था हमारा, u cos x था, v sin x था, वो रख दिया। u' मतलब cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, v' मतलब v का डेरिवेटिव यानी कि sin x का cos x। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये cos² x + sin x² बन जाएगा यानी कि 1। तो w की वैल्यू हमें 1 मिल गई। तो अब a और b के फार्मूले में वैल्यू रख देंगे। a कितना था, -rv/w × dx। r की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने स्टेप 1 में, राइट हैंड साइड से कोसेक x। v कितना है, sin x, वो हमने रख दिया, अपॉन w की वैल्यू कितनी है 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक x को 1/sin, साइन से साइन कट गया तो ये सिर्फ बचा हमारा 1 × dx मीन्स dx। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो ये हमारा a आ गया, a की वैल्यू निकली है, a की वैल्यू आ गई -x cos x c1 x + c1। b सॉल्व कर लेते हैं, b किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन ru/w। r हमारा कितना था, कोसेक x, u कितना था, cos x, और w की वैल्यू हमने निकाली थी 1। तो यहाँ पर वैल्यू रख दी। कोसेक x को क्या लिख सकते हैं, 1/sin x, तो ये cos/sin बन जाएगा, cos/sin मतलब cot x। और cot x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, फार्मूला होता है cot x का इंटीग्रेशन कितना होता है, cot x का इंटीग्रेशन कितना होता है, यहाँ पर ये बन जाएगा कोसेक x को 1/sin x लिख सकते हैं, और cos x/sin x कितना हो जाएगा, cot x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log sin x। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा b की वैल्यू आ गई। a और b दोनों फाइंड आउट हो गए, तो इक्वेशन 2 में रख देंगे। क्या थी इक्वेशन 2, y = a cos x + b sin x, ये हमने सॉल्यूशन माना था। तो इसमें a की वैल्यू है -x + c1 जो हमने अभी निकाली है, b की वैल्यू है log sin x + c2, वो बाहर cos x से दोनों में इंटू कर दी cos x sin x से। तो c1 c2 वाला पार्ट यानी कि CF वाला पार्ट आगे लिखते हैं इंटू करने के बाद, तो c1 cos x + c2 sin x आगे लिखिया, बाकी -x cos x और प्लस sin x log sin x बाद में, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट जो कि सेक्शन सी का ही है। इसमें हमें एक क्वेश्चन करना होता है, सेक्शन सी में हर एक क्वेश्चन में से एक एक करना होता है। तो एक हमने ये कर लिया, पर हम अभी पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं तो सारा ही कर रहे हैं। तो 3 का बी पार्ट में सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ये दी हुई है x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4x क्यूब वाई इज इक्वल टू 8x क्यूब इंटू साइन एक्स स्क्वायर। इसे चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड से सॉल्व करना है। तो एक बार मेथड जान लेते फिर क्वेश्चन। एक बार हम क्वेश्चन करने से पहले चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड के स्टेप सीख लेते हैं। सबसे पहले स्टेप में हमें कोफिशिएंट ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का 1 बनाना होगा, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर के इंटू में जो भी है अगर 1 नहीं है तो उससे हमें डिवाइड कर देना पूरी इक्वेशन को, जिससे कि इसके इंटू में 1 बन जाए। दूसरे स्टेप में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर से कंपेयर करनी है। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स के इंटू से देखना है, जो दिख रहा है वो पी की वैल्यू मिल जाएगी, वाई के इंटू से क्यू की वैल्यू मिल जाएगी और राइट हैंड साइड से आर की। नेक्स्ट तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, स्लोगन लिखना है ऑन चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल वी हैव। बस ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड वाली है चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बाद यही बन जानी है। बस एक्स की जगह डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में होगा, जेड के, और पी क्यू आर की जगह पर पी वन क्यू वन और आर वन आ जाएंगे। तो इसमें पी वन की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, फार्मूला है डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। क्यू वन का फार्मूला क्यू अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और आर वन का फार्मूला आर अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। जब ये वैल्यू फार्मूला लिख लें उसके बाद स्टेप 3 क्या कहता है कि जो Q1 की वैल्यू का फार्मूला Q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो इसमें जो Q की वैल्यू हमें फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट से कंपेयर करके मिलेगी, उसमें Q की वैल्यू में जो फंक्शन इनटू कुछ नंबर लिखा होगा, जैसे 2 sin x 3 sin स्क्वायर एक्स समथिंग कुछ नंबर जो इनटू में है, बस उसी को आपको यहाँ के उस नंबर की वैल्यू के इक्वल हमें Q1 की वैल्यू को लेना है, यानी कि इस फार्मूले को उस नंबर के इक्वल रख देना है और इन दोनों को सॉल्व करके हमें यहाँ से z निकाल लेना है। पहले यहाँ से सॉल्व करेंगे डी जेड बाई डी एक्स निकलेगा, है ना, इसको इधर ले जाएंगे के डिवाइड में आ जाएगा तो अंडर रूट करने पर डी जेड बाई डी एक्स निकल, फिर उसको इंटीग्रेट करके z निकल आएगा। ध्यान रहे बस z निकालते समय जब इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट नहीं यूज़ करना है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है, स्टेप 4 में आपको जो ये इक्वेशन 3 z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आई है इसका यूज़ करके p1 निकालना है और Q1 निकालना है और R1 इस फार्मूले में z की वैल्यू रखकर P1 Q1 R1 निकालना है। Q1 तो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, Q1 हमने कंसिडर ही किया है। R1 की भी वैल्यू निकालनी है और P1 की। इसमें एक विशेष बात याद रखनी कि R1 की जब वैल्यू निकालें तो ये आपको x की फॉर्म में मिला करेगी, उसे इन टर्म्स ऑफ z में कन्वर्ट कर लें, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। z में कैसे कन्वर्ट करना है, मान लो x में आ गया है तो आपको यहाँ जो इक्वेशन 3 में रिलेशन मिला था z और x में, उससे आंसर को ये R1 की वैल्यू को x से z में कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप फिर आपको जो भी ये P1 Q1 R1 सारी वैल्यू मिल गई, इसे इक्वेशन 2 में रख देना है। यहाँ रखते ही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, जिसे आप CF/PI वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसका CF और PI निकाल लेंगे, ऐड करके आपका Y निकल आएगा। ये एक ध्यान रखनी है बात यहाँ CF/PI निकालते समय, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब चेंज हो चुका है तो जो CF/PI के फार्मूले हैं वही लगेंगे, बट यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ z लगेंगे। जहाँ x आता था फार्मूले में वहाँ इन टर्म्स ऑफ z आएगा, z की फॉर्म में, और इससे ये जो आंसर आया वो z की फॉर्म में आया, बट हमारे क्वेश्चन में तो z नहीं था, तो इसे वापस x में लाने के लिए इक्वेशन 3 में जो रिलेशन मिलेगा उससे हमें x को वापस z को वापस किस में बदलना है, x में बदलना है, वो यूज़ करके, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहला स्टेप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के इनटू में कुछ भी अगर है तो उसे डिवाइड करके 1 बनाना है कोफिशिएंट। दूसरा स्टेप कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से, डी वाई बाई डी एक्स के कोफिशिएंट से p निकल जाएगा, y के से q निकल जाएगा, राइट साइड से r निकल जाएगा। फिर स्लोगन लिखना है चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड वाली पड़ी है बस यही लिखनी है, बस डेरिवेटिव यहाँ x के रेस्पेक्ट में ना होकर इस बार z के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज किया है। और p q r की जगह पर P1 Q1 R1 है। इन P1 Q1 R1 के आपको फार्मूले याद होने चाहिए। ये नेक्स्ट तीसरे स्टेप में जो Q1 का फार्मूला है, इसमें जो Q की वैल्यू ऊपर रखोगे तो Q की वैल्यू में जो फंक्शन के साथ इनटू में कांस्टेंट होगा वही आपको यहाँ Q1 की वैल्यू में लेकर चलना है, और इन दोनों को लेकर सॉल्व करके डी जेड बाई डी एक्स पहले निकालना है और उसको इंटीग्रेट करके आपका z आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारी 3 हो। अब इस z की वैल्यू का यूज़ करके P1 निकालेंगे, R1 निकालेंगे। Q1 तो हम पहले कंसिडर कर रहे थे, वही वैल्यू Q1 बनेगी। R1 निकालने के बाद ये x की फॉर्म में आएगा, इसे ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। R1 की वैल्यू को z में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद ये सारी वैल्यू P1 Q1 R1 की क्वेश्चन 2 में रख देनी है, जिससे डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट बन जाएगी। CF/PI निकाल लेना है, उसको सॉल्व करने लेना है CF/PI से, और फिर y इक्वल टू CF प्लस PI सोल्यूशन बनेगा, बट वो इन टर्म्स ऑफ z आएगा। उसे वापस x में लाने के लिए इक्वेशन 3 की से z की वैल्यू रख देनी है, आंसर हमारा बन जाएगा। करते हैं क्वेश्चन
क्वेश्चन हमारा था सॉल्व बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4x क्यूब इंटू वाई इक्वल 4x क्यूब इंटू साइन एक्स स्क्वायर। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ये सॉल्व करनी है बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्वेश्चन में मेंशन है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के इंटू में 1 होना चाहिए, पर यहाँ इंटू में क्या है x, तो इसलिए x से डिवाइड कर दिया टोटल इक्वेशन को। डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, कंपेयर करना होता है स्टेप 2 में। इससे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, डी वाई बाई डी एक्स के इंटू में जो दिख रहा है यानी कि -1/x वो p की वैल्यू हो जाएगी, और y के इंटू में जो है वो q की वैल्यू होगी यानी कि -4x स्क्वायर, और राइट हैंड साइड ये हमारी r की वैल्यू होगी। नेक्स्ट फिर स्लोगन लिखना होता है ऑन चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद ये इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म वाली है यही फार्मूला लिखना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर है, बस डेरिवेटिव एक्स की जगह पर जेड के रेस्पेक्ट में आएगा, प्लस P1 डी वाई बाई डी जेड प्लस Q1 वाई इज इक्वल टू R1। ध्यान रहे यहाँ PQR था, यहाँ P1 Q1 R1 आएगा। P1 Q1 R1 के फार्मूले लिख देने हैं। P1 का फार्मूला याद होना चाहिए, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। Q1 का फार्मूला Q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। R1 का फार्मूला R अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया था, जो Q1 की वैल्यू है उसको हमें लेट करके चलना है। Q1 का फार्मूला लिखना है पहले, क्या होता है Q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इसमें Q की वैल्यू जो हमने स्टेप 1 में निकाली थी, कितनी निकाली थी, ये कितनी आई थी हमारी -4x स्क्वायर आई थी, ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद Q1 की वैल्यू को जो इस फंक्शन के साथ इनटू में कांस्टेंट है वही हमें Q1 की वैल्यू के इक्वल लेना है यानी कि -4। अब इन दोनों को इक्वेशन को हमें आपस में लेकर सॉल्व करना है। इसको यहाँ से डी जेड माइनस से माइनस कैंसिल, ये इंटू में जाएगा और ये डिवाइड में, तो 4 से 4 कैंसिल आउट होकर ये एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ से अंडर रूट करेंगे तो डी जेड बाई डी एक्स आ जाएगा हमारा, कितना x आ जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे इसका तो z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ध्यान रहे इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट नहीं लेना है यहाँ पर। ये इक्वेशन नंबर हमारी 3 हो गई। उसके बाद जब z की वैल्यू आ गई तो इससे हमें P1 निकालना। P1 का फार्मूला क्या था, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो हमारा जेड डी जेड बाई डी एक्स कितना आया था, x। इसको फिर से डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए ना, तो 1 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। फिर प्लस p कितना था हमारा -1/x, स्टेप 2 में कंपेयर करके निकाला था, और डी जेड बाई डी एक्स कितना है हमारा x अपॉन इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डी जेड बाई डी एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। अब ये कैंसिल आउट होकर आपका कितना आ गया, P1 0। R1 निकालना बताया मैंने, R1 का फार्मूला क्या होता है, R अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। R क्या है क्वेश्चन में, जो हमने स्टेप 2 में निकाला था 8x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का स्क्वायर, डी जेड बाई डी एक्स कितना था x, इसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा 8 साइन एक्स स्क्वायर। यहीं पर थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है कि R1 की वैल्यू आपको x में आएगी हमेशा, उसे z में बदल के लिखना है, और उसका यूज़ कहाँ से बदलना है, इक्वेशन 3 से। तो ये इक्वेशन 3 कहाँ से आई, Q1 की वैल्यू से जो निकाली थी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना बनेगा 2z, तो वो हमें एक्स स्क्वायर की जगह पर रखना है। ये आ गया हमारा R1 आ गया। Q1 हमने खुद से रखा ही था, कितना -4 कंसिडर करा था। तो अब हम ये सारी वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देंगे, जो हमने ये इक्वेशन मानी थी ना, ये इक्वेशन कंसिडर करी थी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स जेड स्क्वायर प्लस P1 डी वाई बाई डी जेड प्लस Q1 वाई इज इक्वल टू R1 में P1 Q1 R1 की वैल्यू रख देंगे। P1 की वैल्यू तो हमारी 0 आई थी, R1 की -4 आई है, वो Q1 की -4 ली थी, और R1 की वैल्यू हमारी 8 साइन 2z आई है। तो ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। तो हमारी इक्वेशन ये बन गई है, जिसमें डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल y दोनों के साथ इनटू में कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें CF और PI निकालना पड़ेगा, और CF के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए होती है, बताया हुआ है। और CF के लिए क्या करना होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए d को m से रिप्लेस करेंगे, y को 1 से रिप्लेस करेंगे, और राइट हैंड साइड में भले ही कुछ भी हो, उसे क्या रख देंगे 0। तो यहाँ पर हमने d को m से रिप्लेस किया, y की जगह पर 1, तो m स्क्वायर -4 आ जाएगा, और राइट साइड 0। ये इक्वेशन जो बनी इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो m स्क्वायर बराबर 4 बनेगा, तो m की वैल्यू अंडर रूट करने पर -2 और +2 आएगी। फिर देखना होता है कि m की वैल्यू कैसी आ रही है। तो यहाँ पर m की दोनों वैल्यू में से किसी में भी आयोटा इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि रियल एंड डिफरेंट है। तो अगर बिना आयोटा वाली टर्म है और डिफरेंट है तो रियल एंड डिफरेंट हुई। तो इसमें हमने रूल पढ़ा था, एक वैल्यू को m1 मान लेते हैं, दूसरे को m2 मान लेते हैं। फार्मूला क्या होता है CF का रियल एंड डिफरेंट के लिए, C1 e⁻m1 x पढ़ा था, पर ध्यान रहे अब x नहीं आएगा, z आएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब z हो चुका है, प्लस C2 e⁻m2z। बच्चे यही गलती करते हैं, x लेके आते हैं, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा।
तो M1 M2 की वैल्यू -2 और +2 है वो रख दिया, तो हमारा CF निकल आया C1 e की पावर -2z प्लस C2 e की पावर +2z। अब हम इसका PI सॉल्व करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन का PI के लिए हमने क्या पढ़ा था भाई, कोई भी कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है अगर, तो इसका PI का फार्मूला पढ़ा था। PI इज इक्वल टू होता है 1 जो y के इंटू में डेरिवेटिव ऑपरेटर फंक्शन FD इंटू राइट साइड टर्म, इसको सिंप्लीफाई किया जाता है PI के लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये था, इसको सॉल्व कर रहे हैं अब। तो इसमें FD ये हो गया d² - 4 और Q ये हो गया, तो PI हो जाएगा 1/d² - 4 इंटू 8 sin 2x। अब sin 2x वाला केस है, PI के लिए हमने अलग अलग केस पढ़े हैं। तो PI का केस हमने पढ़ा है कि अगर डेरिवेटिव ऑपरेटर के साथ साइन हो, sin AX हो या cos AX हो, तो PI निकालने के लिए बस अपॉन में जो ऑपरेटर है उसमें जहाँ जहाँ d² है उसकी जगह पर -a² रिप्लेस कर देते हैं। उसके लिए a चाहिए होगा। a कहाँ से आता है, साइन के एंगल में जो x के साथ बैठा हुआ है कोफिशिएंट। तो यहाँ पर साइन के एंगल में x ना होकर यहाँ हमारे क्वेश्चन में अब z है, तो z के साथ जो बैठा है, z के साथ क्या बैठा है 2, तो a की वैल्यू 2 हो गई। तो रूल क्या कहता है, d² को -a² से रिप्लेस करना है, और a कितना मेरा 2, तो 2² से यानी कि -4 से रिप्लेस करना है। तो d² की जगह पर -4 रख देंगे, यानी कि -2²। तो सॉल्व करके हमारा ये -8 आएगा, 8 से 8 कैंसिल, तो ये PI sin 2z आ गया। सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। हमने CF की वैल्यू C1 e की पावर -2z प्लस C2 e की पावर +2z निकाली थी, PI ये आया, दोनों को ऐड कर दिया, ये सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा। नहीं भाई, आंसर तब होगा जब आंसर y और x में हो, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन भी तो y और x में था। तो हमें वापस जो इक्वेशन 3 से हमने z बराबर निकाला था x²/2, यहाँ से z की वैल्यू इसमें रख देनी है। तो z जहाँ जहाँ भी x²/2 रख देंगे, तो हमारा सॉल्यूशन y इज इक्वल टू C1 e की पावर -x² प्लस C2 e की पावर x² माइनस sin x² आ जाएगा। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमने सेक्शन ए फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट किया, सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया, सेक्शन सी तक। अब सेक्शन सी का भी एक क्वेश्चन हमने कर लिया, थर्ड क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के सॉल्यूशन में डिस्कस करेंगे, उसके भी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन पेपर्स जो भी हम प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप इन क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को अच्छे से कर लेते हो, प्रीवियस 3 ईयर के, एक ईयर का मैं ये कर दे रहा हूँ और 2 प्रीवियस ईयर के कोशिश करूँगा अपलोड करने का। तो ये अगर आप कर लेते हैं, कम से कम 3 से 4 साल के अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आप कर लोगे, तो आपका क्वेश्चन पेपर में से 60% क्वेश्चन पेपर एज इट इज़ इन 4 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अपने आप से सॉल्व कीजिए। उसके बाद जैसे ही सॉल्व कर लेंगे तो आराम से आपको 60% यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा उसी में से ही, ठीक है। और वीडियो लेक्चर को जितना हो सके वो स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो।